जॉन डेल्टन एक फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने इंग्लैंड में 1766 में जन्म लिया, एक पुअर वीवर्स फैमिली से बिलोंग करते थे और मात्र 12 साल की उम्र में ये टीचर बन गए और इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसके जस्ट 7 साल बाद ये प्रिंसिपल तक बन गए और उसके बाद इन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को बहुत पढ़ाया। इनका पूरा जीवन पढ़ाने में और रिसर्च करने में जाता था। उसके बाद 1808 में डेल्टन ने हमारे सबके सामने एटॉमिक थ्योरी रखी जो पूरी मैटर की स्टडी के लिए आज एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टारलाइट विजडम। चलो शुरू कर देते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है चैप्टर नंबर 3 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डेल्टन कौन थे भैया? तो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। बचपन से इन्होंने 12 साल की उम्र में से पढ़ाना शुरू किया, 19 साल की उम्र में प्रिंसिपल बन गए और 1808 में, कब 1808 में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन हमारे सामने ये थ्योरी रखी, जिस थ्योरी में केवल 6 पॉइंट है, लेकिन वो 6 पॉइंट भैया हमारे मैटर की स्टडी के लिए, आज की दुनिया में जो मैटर की स्टडी हो रही है, एटम, पार्टिकल्स, वेव की, वो सब इन सब से बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है ये बहुत चीज़। मतलब इसके द्वारा हमको वो चीज़ समझ में आ सकती है। तो आओ पढ़ते हैं एटम क्या होता है। अब देखो भैया, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, एटम मतलब है ना छोटा सा पार्टिकल है। क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल। और ये पार्टिकल बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल क्या? स्मॉलेस्ट होता है। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल के क्या बनाते हैं? पूरे मैटर को। वैसे भैया मैटर का मतलब तो क्या होता था? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कोई वजन हो, मास हो। तो ये जो मैटर है इसका भी वजन होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो पार्टिकल का भी वजन होता है, मतलब एटम का भी मास होता है। एटम का भी मास होता है। इसका मतलब एटम अपने आप में एक मैटर है। लेकिन जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको दिख नहीं रहे तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि एटम्स मिल के क्या बनाते हैं? कोई एलिमेंट को, कोई कंपाउंड को, कोई मॉलिक्यूल को। कोई भी प्लास्टिक के अंदर भी क्या है? ढेर सारा एटम है। ठीक है, कोई भी चीज़, हाथ भी है, इसके अंदर क्या है? ढेर सारे एटम्स। ठीक है, एटम्स मिल के सेल बन रही है और सेल मिल के टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पूरी बॉडी तैयार हो रही है। ठीक है, मतलब कुल मिला के एटम है सबसे फंडामेंटल इस चैप्टर के हिसाब से। अगले चैप्टर में आप जाओगे तो समझ में आएगा कि एटम से भी छोटा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, एटम भी तो किसी चीज़ से बना होगा। और उसको पढ़ने के बाद तो भैया मतलब 4th चैप्टर में मिलते हैं। चलो उसके बाद में तो बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो लेट्स हैव द फील ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ केमिस्ट्री लिख लें हम। अब देखो इसकी फर्स्ट थ्योरी इन्होंने क्या दी। फर्स्ट थ्योरी ये थी कि ऑल कोई भी मैटर बना होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसका नाम होता है एटम। ये किसने दिया था? एटम याद है? याद है एटम नाम किसने दिया था? हाँ, और फर्स्ट में हमने पढ़ा था ना, महर्षि कन्नद ने बोला था परमाणु, डेमोक्रिटस लुसिफस ने कहा था हम इसको कहेंगे एटम। उसके बाद एंटाइनर लवर्स और जोसेफ प्रोस्ट आए, उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताए। फर्स्ट लॉ था कि कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड वाला। सेकंड वाला था कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन एनी केमिकल सब्सटेंस, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये 2 लॉज दिए। उसके बाद में डेल्टन ने कहा बहुत बढ़िया काम किया, मैं इसके आगे का काम करके बताता हूँ। उन्होंने कहा देखो, उन्होंने तो कहा था कि हर एलिमेंट प्रेजेंट होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में। इसी चीज़ को ना हम एक पोस्टुलेट में समझेंगे। वो सब बने कैसे, कॉम्बिनेशन हो कैसे रहा है, पार्टिकल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब इन्होंने बताया कि इन्होंने डेल्टन ने। ठीक है, चले तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी चीज़ बनी है, जैसे कि ये मार्कर भी है, तो मार्कर भी काहे से बना है? एटम से। हाथ भी काहे से बना है? एटम से। मैं भी काहे से बना हूँ? एटम से। घड़ी भी काहे से बनी है? एटम से। मोबाइल की स्क्रीन भी काहे से बनी है? एटम से। हर चीज़ काहे से बनी है? पार्टिकल्स से, जिसको हमने कहा एटम। बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है एटम, है ना? हाँ। हवा में भी क्या है? हवा में क्या है भैया? एयर में क्या है? ढेर सारी गैसेस है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस है। वो गैसेस भी काहे से बनी है? एक्चुअली में यहाँ पर है क्या? ये ऑक्सीजन का एक एटम ही तो है, ये हाइड्रोजन का एटम ही तो है कि नहीं? ये हीलियम अपने आप में एक एटम है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? ये 2 एटम थे, एक एटम था तो O, 2 एटम हो गए तो O2,
एक हाइड्रोजन का एटम है तो H, और 2 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस। ये एक एटम था नाइट्रोजन का, इसको क्या बोलेंगे हम, एटम। और N2 का मतलब इसमें कितने एटम आ गए, अब 2 एटम, और ये 2 एटम केमिकली कंबाइंड हो गए, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ये एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें तो नहीं, हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, अभी केवल डाल्टन की थ्योरी पढ़ाएंगे इस वीडियो में। अब ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, इसको याद कर लो, बोलो मन से, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिनको कहा जाता है एटम। चलिए अब, और ये एटम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ कॉमा लगा के हम ये लिख सकते हैं दैट पार्टिसिपेट इन अब है ना, हम रिएक्शन को यहाँ पर लिख रहे हैं RXN। क्यों लिखा, क्योंकि बार बार रिएक्शन शब्द हर उसमें लगभग कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो उसको बार बार रिएक्शन इतना बड़ा REACTION ना लिख के RXN लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो प्लीज़ उसको अभी चाहें तो लिख लें RXN, बाकी एग्जाम में उसको रिएक्शन ही लिखेंगे, वरना मैम लिख देगी कि आप लोग व्हाट्सअप ज़्यादा चला रहे हैं, हम कहेंगे कि व्हाट्सअप बंद कर दिया जाए। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट समझ में आ गया, हर चीज़ एटम से बनी, कितना इजी है। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा और तीसरा एक साथ समझा देता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, ठीक है, ये है एलिमेंट A, ये है एलिमेंट B। मतलब ऐसा समझ लो लकड़ी है, ये प्लास्टिक है, या ऐसा समझ लो कि ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है, या फिर इसको एल्यूमिनियम मान लो, या फिर इसको सोडियम मान लो, या फिर मैग्नीशियम मान लो, कॉपर मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, कॉपर मान लो, एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, Cu कॉपर, Al मतलब एल्यूमिनियम। कॉपर से मैंने एक एटम निकाला, यहाँ से एक एटम निकाला, ये किसका एटम है, ये किसका एटम है, एटम ऑफ कॉपर, ये एटम ऑफ कॉपर आ गया। उन्होंने कहा यहाँ से एक एटम निकालो, तो मैंने कहा ये क्या है, एटम ऑफ एल्यूमिनियम। एक बात बताओ, इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल में कोई डिफरेंस होगा कि एक जैसी होंगे, बिल्कुल। अब क्योंकि ये दोनों बिल्कुल स्मॉलेस्ट है, बहुत टाइनी पार्टिकल्स है, तो बिल्कुल बराबरी से होना चाहिए इनका काम, लेकिन इनमें बहुत अंतर होगा। इसके एटम का वज़न अलग होगा, इसके एटम का वज़न बहुत अलग होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। समझ में आ गया? मतलब अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और उनका मास होता है वो बहुत अलग होता है। डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग, उनका मास भी अलग, मतलब डिफरेंट होगा। समझ में आ गया? लेकिन मान लो मैंने इसी की बात की केवल, और मैंने कहा कॉपर से एक एटम इधर से निकालो और दूसरा एटम यहाँ से निकालो। यहाँ वाला भी क्या बोला जाएगा, एटम ऑफ कॉपर। ये भी एटम ऑफ कॉपर है, ये भी एटम ऑफ कॉपर ही है, ये भी कॉपर का एटम है, ये भी कॉपर का एटम है। समझ आ गया? क्या इन दोनों में अब कोई अंतर है? ये दोनों टाइनी पार्टिकल्स हैं, हाँ। ये दोनों कॉपर के हैं, हाँ। इन दोनों का मास बराबर होगा, हाँ। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, हाँ। इसका मतलब अब देखो सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड थ्योरी का पोस्टुलेट क्या था, ये जो दो एटम है ये एक ही एलिमेंट से लिए, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आ गया? अगर एक ही एलिमेंट से एटम लिए हैं तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मास, उनका मास और उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। होगी ना? सही, बिल्कुल सही बात है, हाँ। आप स्कूल जाते हो तो ऐसा थोड़ी कि आपका नाम बदल जाता है। आप घर आते हो, अगर आपको बुखार आ रहा है आप हॉस्पिटल जा रहे हो, अगर आपको स्विमिंग सीखना है आप पानी में जा रहे हो, आपको खाना खाना है किचन में जा रहे हो, आप जो हो आप ही हो। ये वही है, चाहे यहाँ से लिया जाए चाहे यहाँ से लिया जाए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसको पकड़ते हैं। ये वाला क्या था भैया सिस्टम, ये क्या कह रहा है हमसे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एलिमेंट्स अलग अलग है तो मास भी अलग अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाएगी, और अगर एलिमेंट सेम है तो इनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। समझ आ गया? चले अब हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं।
चलो इसको बस एक बार और वापस रिवाइज कर लेते हैं हम। जैसे मान लो ये ए एलिमेंट है, अगर मैं इसका एटम यहाँ से निकालूँ तो ए का ही होगा, यहाँ से निकालूँ तो ए का ही होगा। इन दोनों का मास सेम होगा कि नहीं? होगा। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ से बी पार्टिकल का एक बी एटम निकालूँ तो इन दोनों का मास डिफरेंट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? सही बताओ। दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन फिर भी कितनी अलग अलग सबकी आवाज़ें, अलग अलग सबके फिंगरप्रिंट्स, अलग अलग सबके बोलने का तरीका, अलग अलग सबके चेहरे। तो दो एलिमेंट्स एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, दो एटम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, एक दूसरे का मास आइडेंटिकल नहीं रहा, ये कहलाएगा, ये जो थर्ड पोस्टुलेट पढ़ेंगे हम उसमें जाएगा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बिटा रहे इसको। वैसे बाय द वे ये जो हमने अभी दो समझाए हैं आपको, ये थर्ड फोर्थ है, और जो सेकंड वाला है वो ये होता है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट, तो उसके टुकड़े नहीं करे जा सकते। इन्होंने कहा था शुरू में कि एटम जो है उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो एटम क्या है? टूट नहीं सकता। एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल मतलब जो डिविजिबल ना हो, मतलब जिसका डिवीजन ना हो पाए। जैसे कि ये कोई पार्टिकल है, इसको तोड़ दिया तो डिवाइड हो गया ना, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 हिस्से कर दिए उसके। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। मतलब हर चीज़ देखो डिवाइड की जा, 1 को भी डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से, कितना आ जाएगा? हर चीज़ डिविजिबल हो सकती है, लेकिन एटम इनडिविजिबल है, मतलब उसके और आप टुकड़े नहीं कर सकते। आपके पास एक चॉकलेट है, उसको डिवाइड करो 2 बच्चों में, काट देंगे, बीच में से आधी आधी खिला देंगे, तो क्या हुआ? हम एक चॉकलेट के यहाँ पे 2 हिस्से कर पा रहे हैं। लेकिन एटम, ये एटम है, उन्होंने कहा एटम के आप 2 हिस्से नहीं कर सकते हो, इसलिए कहा एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, जो ना तो कभी क्रिएट हो सकता है ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब क्योंकि भैया वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रॉय कैसे होगा? उसके टुकड़े ही नहीं हो रहे, तो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता। और इसको हम बना भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ बना सकते हैं हम जो टूटे ही ना। हाँ, हम कुछ भी बनाते हैं टूट जाता है सब। एटम हम नहीं बनाते हैं, एटम ऑलरेडी बनाए हैं दुनिया में। ठीक है, कोई भी कुछ नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बनाया है, वी कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन, वी कैन नॉट मेक द ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन नहीं बना सकते, हम ऑक्सीजन को पकड़ के ला सकते हैं, दबा सकते हैं, उसकी लिक्विड बना दो, उसका बर्फ़ बना के मार दो किसी को, लेकिन मारा कुटी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी कुल मिला के वी कैन नॉट क्रिएट एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। एटम को ख़त्म नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ये कब की बात चल रही है? 1808 की। ठीक है, उसके बाद आज की क्या है? 2025। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना चेंज हुआ होगा इन सब में। लेकिन उस टाइम पे ये सब बातें बहुत कारगिल रही, मतलब इन्होंने मैटर के लिए बहुत बड़ा अपना एक फाउंडेशन दिया था। थर्ड, अब जो हमने बात करी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है गिवन एलिमेंट, पर मैं सेम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट मतलब मान लो आपको क्या दिया उन्होंने? कॉपर। ठीक है, उन्होंने कॉपर दिया है, सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, रुबिडियम दिया है, यूरेनियम दिया है, आयरन दिया है, टिन दिया है, लेड दिया है, कुछ भी दिया है। उस गिवन एलिमेंट के कहीं से भी 2 एटम उठा लीजिए, वो दोनों का मास अगर 2 ग्राम इसका है तो इसका भी कितना होगा? इसका मास भी 2 ग्राम आएगा, इसका मास भी 2 एटम का मास बराबर आएगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह रही है कि मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड बनाऊंगा। ये क्या कह रहा है? मैं ऑक्साइड बनाऊंगा। तो ये भी कहेगा कि मैं भी ऑक्साइड बनाऊंगा, क्योंकि हम दोनों लिए गए हैं सेम एलिमेंट्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या सेम होती है? एक तो मास सेम होगा और एक केमिकली भी सेम होंगे। समझ में आ गया? और कोई सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम तो जैसे पानी में डालें, पानी में डालने के बाद वो ठंडे होंगे या उसकी भाप बना के उड़ा देंगे या उसमें आग लगा देंगे या उससे रिएक्ट कर लेंगे या उससे हाइड्रोजन निकलेगी। जो भी करेंगे ये वही करेगा जो ये करेगा, ये वही करेगा जो ये करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी। केमिकल समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आता है, जैसे कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करना या वाटर से रिएक्ट करना या उसको जला देना या उसके रिएक्शंस के बारे में बात करना कि वो कैसे दूसरों के साथ रिएक्ट करता है।
ठीक है। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सब सेम होगी। इसको हटाएं। चलें, और फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा था, एटम्स ऑफ द सेम के आइडेंटिकल और एटम्स ऑफ द डिफरेंट के डिफरेंट। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखो यहां पर सेम था तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी, यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो यहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, और क्या, सिंपल सी बात है, भगवान अपने साथ। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर, इसको मिटा दें, इसको फटाफट याद कर लो। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स एंड all matter is made up of very tiny particles called the atoms and the particles involved in the chemical reaction indivisible होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। atoms of the same element, उनकी identical property होगी। कॉपर का लेंगे कहीं से भी एटम तो वही रहेगा। आयरन का क्या होता है, आयरन हार्ड होता है, ये वाला आइटम लोगे वो भी हार्डनेस की प्रॉपर्टी देगा, ये वाला भी हार्डनेस की देगा। वो करंट कंडक्ट कर रहा है, ये भी करेगा, वो भी करेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने एक जगह ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया है, ऑक्सीजन का एटम लिया, और यहाँ से आपने आयरन का लिया। अब एक गैस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक सॉलिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो डिफरेंट ही मिलेगी ना। समझ आएगी नहीं। ऑक्सीजन भारी होगी कि आयरन, तो आयरन का एटम भारी है, ऑक्सीजन का एटम हल्का है। उधर से दूसरा ऑक्सीजन का उठाओ, ये दोनों हल्के हल्के, इधर से दो आयरन के उठाओ, दोनों भारी भारी, पर इन दोनों को कंपेयर करो तो ये भारी है, हल्का। समझ आ गई। चल इसको मिटाते हैं अब। देखो 1 2 3। चल अभी देखो फर्स्ट वाला क्या था, फटाफट से रिवाइज करते हैं। टाइनी पार्टिकल्स, इंडिविजिबल, सेम वाले की सेम प्रॉपर्टी, डिफरेंट एलिमेंट्स में अलग अलग एटम्स लेंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। 4 पॉइंट हो गए। अब 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट ये कहता है कि जैसे आपने कोई कंपाउंड का नाम सुना, H2 सुना आपने, हाँ जी सुना। कार्बन डाइऑक्साइड का सुना, हाँ जी। HCl सुना, हाँ जी। मीथेन गैस CH4 सुना, हाँ। और आपने सुना है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सुना। NaCl सुना, NaCl, हाँ जी सुना, ये तो हमने बहुत ज़्यादा सुना। और आप लोगों ने क्या सुना होगा अभी तक, नाइट्रिक एसिड, लेड एसिटेट, कोई सा भी एग्जाम्पल, चलो बस अभी इतने मान लेते हैं अपन। इन सब में जो कंपाउंड्स, ये क्या है, सब कंपाउंड्स। ये कब बनते हैं, ये कंपाउंड कब बने, जब एटम्स कंबाइंड हुए। किसका एटम था, ये कार्बन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ये आया एक और ये आया एक, तो CH पर कोई बनी नहीं कंपाउंड। तो इसने कहा मैं एक और आता हूँ, इसका एक और दोस्त आया, इसका एक और दोस्त आया, तो C के साथ कितने हो गए अब, 4 हाइड्रोजन। तो देखो कितने एटम है इसमें टोटल, इसमें टोटल एटम कितने हैं, 5 एटम है। उसके हिसाब से इसका रेशो क्या रहा, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। समझ आ गया। इसको कहेंगे हम स्मॉल होल नंबर रेशियो। स्मॉल होल नंबर का मतलब ये छोटे नंबर है। एक के साथ ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर 100 लिख दिया, रेशियो का स्मॉल होल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे, एक सोप का फॉर्मूला आता है ऐसा, COONA। अब यहाँ पे 17 है, 35 है, तो स्मॉल नंबर नहीं है, लेकिन इसका रेशियो देखो कैसा है। यहाँ पे कार्बन कितने, अच्छा इसको हटाते हैं अपन, बस इसको देख लो। अभी ये 17 है और इधर 35 है, तो 17 के साथ 35 जुड़ा है ना। अगर एक के साथ 4 जुड़ सकता है तो 17 के साथ 35 जुड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि एक कार्बन के साथ 35 हाइड्रोजन है, नहीं। चलो ये समझ में थोड़ा सा, अभी हम थोड़ा थोड़ा कंपाउंड पढ़ते जाएंगे ना तो और क्लियर होगा। अभी देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हम देखते हैं कितना होता है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो पिछली वीडियो में हमने मास रेशियो निकाला था, मास की बात नहीं हो रही यहाँ पे बोला है स्मॉल, केवल समझ लो, लिखना नहीं है। स्मॉल होल नंबर रेशियो, HO का रेशियो कितना है इसमें, देखो कितना हाइड्रोजन है, 2। नंबर बोला ना, मास रेशियो नहीं है, नंबर कितने हैं, 2, 1, 2:1। ये छोटा है,
पास पास है, रेशो है, स्मॉल है, ये होल नंबर है। होल नंबर पता क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नेचुरल ऑकर करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इतने रुपए दे दो पापा, इतने रुपए दे दो मम्मी, इतनी चॉकलेट खानी है। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 से शुरू होने वाले। हमेशा तो कभी नहीं बोलते कि 0 चॉकलेट दे दो, 0 पैसे दे दो, नहीं। तो इसको बोलते हैं होल नंबर। तो डेल्टन ने कहा कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पर एटम्स होल नंबर के इसमें अपने आप को लाते हैं। हाइड्रोजन ने कहा मैं 2 आऊँगा, ऑक्सीजन ने कहा मैं 1 आऊँगा। इसमें कार्बन ने कहा मैं 1 आऊँगा, और ऑक्सीजन ने क्या कहा मैं कितने आऊँगा? 2। HCl में कितना रेशो आ रहा है? NaCl में कितना आ रहा है? H2SO4 का देखो HSO, इसमें 3 टाइप के डिफरेंट एटम्स हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। CH4 का रेशो क्या बन रहा है? 1:4। कार्बन हाइड्रोजन का रेशो कितना? 1। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। समझ में आ गया? स्मॉल ही है ना। कहीं पर भी ऐसा देखने को मिल रहा है 1:, एक के साथ इतने सारे कंबाइंड नहीं होते, इसलिए कहा स्मॉल होल नंबर का रेशियो की बात चल रही है ना। और होल नंबर समझ में आ गया? ऐसा कहीं लिखा है यहाँ पे 1:1.5, ये स्मॉल है मान लो, रेशियो है मान लो, नहीं यहाँ पे होल नंबर थोड़ी है, नहीं है। समझ में आ गया? हटाएं, ये चीज़ गलत है। उन्होंने कहा है ये चीज़ कभी नहीं मिलेगी आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बट यू विल नेवर गेट दिस। ओके, लेट्स रब इट। 1 2 3। तो 5th पॉइंट में क्या समझ में आया कि एटम्स ठीक है, एटम्स कंबाइन होंगे कौन से रेशो में? कौन से रेशो में? स्मॉल होल नंबर छोटे छोटे होंगे, या तो 2:1 में, या 1:2 में, या फिर 2:3:4 में, या फिर 17:35 में भी हो सकते हैं। ये स्मॉल भी है, रेशो की बात चल रही, 17 के हिसाब से 35 बराबरी पे ही चल रहा है। ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गई। 1 के साथ 35 जुड़े हैं, 17 के साथ 35 जुड़ सकते हैं, ये ऐसा होता है। यहाँ पे 17 कार्बन और उस पर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ऐसे ऐसे, तो हो सकता है ना भाई 17 के साथ 35 होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 1 के साथ 35 कैसे जुड़ेंगे यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बाकी के आप 18 हो गए, मेरे 17 बाकी के आप बना लेना घर में, 35 हो जाएंगे। ठीक है, ये सूर्य बन जाएगा। चलो अब इसका लास्ट पॉइंट बचा बस हमारे पास। फर्स्ट जो आपका अल्फ़ाबेट होता है उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं ऐसे, ये तो सबको पता है ना, ये कैपिटल टी होता है, स्मॉल टी होता है। चलें, किसी भी गिवन कंपाउंड में मैंने मान लिया मुझे दिया उन्होंने H2, उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेंगे CO2। ठीक है, मान लो ये गिवन कंपाउंड दिया, क्या दिया? H2O। क्या कांस्टेंट रहता है? नंबर एंड उनके काइंड्स ऑफ एटम्स। नंबर कितने नंबर है इसमें? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। समझ में आ गया? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कोने तक दिख रहा है? हाँ जी, यस, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। अब क्या करना है? कांस्टेंट होते हैं ये, किसी भी कंपाउंड में कहीं से भी उठा लिया जाए, हमेशा हमेशा और हमेशा जो नंबर ऑफ एटम्स और जितना काइंड ऑफ एटम, मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा हमेशा। जब जब मुझे वाटर दिया जाएगा, चाहे आपके घर पर आकर पीऊँ या फिर धर्मशाला में जो पानी मिल रहा है वो, जहाँ भी वाटर है उसमें हमेशा हाइड्रोजन का नंबर कितना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 1। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? सॉरी, हाइड्रोजन कितने? 2। और ऑक्सीजन कितने होंगे? 1। समझ आ गया? मतलब जब जब हम पानी लेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन हमेशा 1 ही होगा। समझ आ गया? अब इसका नंबर सेम है। और काइंड ऑफ एटम मतलब, काइंड ऑफ एटम मतलब
इसमें कौन कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमेशा कांस्टेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि धर्मशाला में जो पानी पिया उसमें कार्बन भी था। काइंड ऑफ एटम का मतलब होता है हाइड्रोजन है तो उस पानी में भी हाइड्रोजन है, हमारी बॉडी में जो पानी है उसमें हाइड्रोजन है। तो काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, मतलब सेम होंगे हर जगह। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, उसको पकड़ लो, वो ले रहे हो वैसे पकड़ लेना, किसी का खाना नहीं छीनना चाहिए। लेकिन कभी वो चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मान लेंगे वो भी। कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट्स ने ली और लेते टाइम उसको पकड़ के हमने साइड में करी और देखा कि उसके अंदर काइंड्स ऑफ एटम कौन था, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन का काइंड क्या है, कांस्टेंट है इस कंपाउंड के अंदर, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसका नंबर कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे हैं तब ये काम था, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सहेल करते हैं तब भी उसमें C और O के अलावा कुछ नहीं होता। कार्बन और ऑक्सीजन का ही काइंड ऑफ एटम है और वो 1:2 के नंबर में है, मतलब कांस्टेंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर हमेशा 1 और 2 के रेशियो में होगा और इनका काइंड भी सेम होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में। किसी ने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो उसमें H और Cl ही होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा इसमें। मतलब काइंड्स ऑफ एटम इन HCl कंपाउंड इज कांस्टेंट एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज कांस्टेंट, 1:1 ही होगा। चाहे HCl हम हवा में उड़ने वाली उठाएं, HCl एक गैस ही होती है, उसको हम पानी बनाते हैं, या वो जो बीकर में रखा है उस HCl को हाथ में लें, हाथ में नहीं लेना, गल जाएगा। एसिड है तो क्या होता है, इसमें H भी उतनी है, Cl भी उतनी है जितने हवा में H हैं जितने Cl है। किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात चल रही है ना, हाँ। नहीं तो आप वाटर के साथ कंपेयर करो, उसमें तो 2 हाइड्रोजन है। HCl कहीं से भी उठा लो, चाहे बीकर से लो HCl ये लो, चाहे हवा से लो HCl ये लो, ये भी HCl है, ये भी HCl है, इसमें भी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन के अलावा कुछ नहीं, इसमें भी हाइड्रोजन क्लोरीन के अलावा कुछ नहीं। समझ आ गया? तो फटाफट से इसको भी याद कर लो। द रिलेटिव नंबर, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के साथ इन लोगों को रिलेशन में रखा ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिलेशन है तभी तो वाटर बना। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। चलो फर्स्ट वाला क्या था, टाइनी पार्टिकल्स। इंडिविजिबल, सेम वाले एटम्स सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। फिफ्थ वाला क्या था, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होते हैं। और सिक्स्थ वाला क्या था कि इनका काइंड्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। समझ में आ गया? अच्छा चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और उसमें बहुत मज़े आने वाले हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। बाय बाय।